Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Bus. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। जिसमें एक कॉन्सेप्ट बच्चों क्वेश्चन आता है आपके जेई मेंस के अंदर या नीट के अंदर, कलर्ड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को लेके, ठीक है। तो इसके ऊपर देखो मैं बहुत ही बेसिक से डिस्कस करूँगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा। आपको पता है कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ये जनरली बेटा आपकी 3D सीरीज़ के जो एलिमेंट हैं, ठीक है, 3D सीरीज़ के जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ठीक है, जनरली उनसे आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूँगा निकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर बच्चों कितना है इसका 21, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होगा इसका 3D1 एंड 4s2। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टाइटेनियम की तरफ, कितना होगा बच्चों 22। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3D2 4s2। नेक्स्ट वेनेडियम 23 एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो 3D3 4s2, बिल्कुल। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं आपके स्कैंडियम, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्रोमियम आएगा, बिल्कुल से 24। और क्रोमियम को मैंने बच्चों स्टार कराया था, याद करो कॉन्फ्यूजन लिखाते समय भी। क्रोमियम के अंदर बच्चों कॉन्फ़िगरेशन होगा पर 3D4 ना होके वो 3D5 हो जाएगा, और 4s इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा एक, तो बन जाएगा ये 4s1, ठीक है, बिकॉज टुगेदर स्टेबिलिटी एंड हाफ फील्ड की वजह से, ठीक है। ये क्रोमियम को याद रखना। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे हम लोग मैग्नीज 25, क्या होगा 3D5 ही रहेगा और 4s2 हो जाएगा, फुली फिल्ड हो जाएगा स्टेबिलिटी में, और आपका 3D हाफ फील्ड में स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट जो आएगा आयरन, आयरन का पता है आपको 26, क्या बेटा कॉन्फ़िगरेशन 3D6, यस, और आपका 4s2। आयरन के बाद आपका आएगा बेटा कोबाल्ट, कोबाल्ट की बात करते हैं 27 एटॉमिक नंबर, 3D कितना हो जाएगा 7 एंड 4s2। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे हम लोग यहाँ पे निकल की, निकल का आपका 28 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3D8 एंड 4s2। एंड नेक्स्ट आपका कॉपर आएगा, कॉपर की बात करते हैं 29, 29 का मतलब आपका 3D9 ना हो के 10 हो जाएगा, 4s में आपका 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और लास्ट एलिमेंट इज जिंक 30 एटॉमिक नंबर, और ये हो जाएगा 3D10 4s2। समझ में आ गया। सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, आपको प्रॉपर समझ में आ पा रहा होगा। अब इसके बाद देखो मैं जब स्कैंडियम के बारे में बात करूँगा तो इसकी जो देखो मैं फीलिंग को लेके भी डिस्कस कर देता हूँ। जब मैं इस 3D को रिप्रेजेंट करूँगा तो यहाँ पे बेटा क्या होगा इस तरीके से 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट है 3D में तो एक इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा। 4s की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 1 एंड 2, ये आपका 4s हो गया। इसी तरीके से हम इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ भी देखो ज़रा आप कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे आपके 3D में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मतलब दोनों ही अनपेयर्ड रहेंगे। 4s में 2 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट बेंडियम की बात कर लेते हैं तो यहाँ देखो आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 एंड 5 ऑर्बिटल्स इस तरीके से हो जाएंगे, जहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 2 3 एंड 4s के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से हम बात करें क्रोमियम को लेके तो यहाँ पे आपके 3D5 मतलब आपके सबके सब अनपेयर्ड 1 2 3 4 और एक आपके 5। 4s की बात करेंगे तो आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट वन बेटा मैग्नीज के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा इस तरीके से 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 दिख रहे हैं ना, बिल्कुल सही 1 2 3 4 एंड 5, और 4s के पास हो जाएंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड आयरन के बारे में बात कर लेते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5। आयरन में देखेंगे तो यहाँ पे आपका 3D6 है, 6 का मतलब 1 2 3 4 5 एंड आपका यहाँ से पेयर्ड हो जाएगा, और ये 4s आपका 2, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग कोबाल्ट का भी निकालेंगे, कॉपर का एंड जिंक का, ठीक है। तो जिंक का मैं देखो ले देता हूँ, जिंक का आपका 3D10 है, 10 का 3D में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं पेयर्ड हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 4s के पास बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अभी एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो भी हमारे गिवन कंपाउंड है, अगर उनको मैं आयंस को लेके बात करूँ तो वो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो किस किस तरीके से मूव कर सकता है, कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्कैंडियम को लेके। तो स्कैंडियम जो है बच्चों
वो आपको देखने को मिलता है एक तो Sc+2 के अंदर, नेक्स्ट आपका स्कैंडियम+3 के अंदर, ठीक है। ये दो ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिफाइन करता है। अब मेरा ध्यान देना, अगर Sc+2 के स्टेट में होगा तो क्या कलर शो करेगा? ध्यान दो बच्चों, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा तो मतलब ये 4s इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन आपको सिर्फ एक ही बच्चों बचेगा, ये वाला 3D वाला, तो मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड दिख रहे हैं, तो Sc+2 बच्चों कैसा होगा? कलरफुल होगा। लेकिन Sc+3 का मतलब तीनों ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए तो नोबल गैस आपको देखने को मिलेगी फ्रंट पे। तो Sc+3 वाला बेटा कैसा होगा? कलरलेस। कैसा होगा? कलरलेस। समझ में आ रहा है आपको? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा? बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूँ मैं। ये कैसे हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइटेनियम को लेके, तो यहाँ देखो, इसमें आपको मिलता है Ti+2, नेक्स्ट Ti+3, नेक्स्ट आपको मिलता है Ti+4। अब ध्यान देना, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन से मैंने डिफाइन कर दिए हैं। अभी इसमें अगर मैं Ti+2 की बात करता हूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे, ये दोनों दो अनपेयर्ड दिख रहे हैं, कलर आपको मिलेगा। Ti+3 की बात कर लो, 2 यहाँ से, 4s से, 1 यहाँ से, तब भी एक अनपेयर्ड, तो ये कलर मिलेगा। +4 की बात कर लो तो जब 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये Ti+4 कैसा होगा? कलरलेस। अगर किसी भी कंपाउंड में टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन में +4 आ रहा है तो मतलब वो कैसा है? कलरलेस है। ध्यान समझो बच्चों, कलरस वालों को समझो, कलर वाले तो आपको समझ में आ ही रहे हैं। इसके बाद देखो हम बात करते हैं बेरियम की तरफ, तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा? B+2 मिल जाएगा, नेक्स्ट 3 मिल जाएगा, B+4 मिलेगा, नेक्स्ट इज B+5 मिलेगा। बताओ कौन सा कलरलेस हो जाएगा? आप आंसर कर पाओगे? बिल्कुल बताओ जल्दी से, कौन सा कलरलेस आपका हो जाएगा? तो देखो, जब B+2 की बात करोगे तो भाई साहब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे, 3 अनपेयर्ड, कलर मिलने वाला है। B+3 की बात कर लो, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, तब भी कलर आपको मिलने, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। B+4 की बात कर लो, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, तब भी एक अनपेयर्ड मिल रहा है। B+5 की जैसे बात करोगे, पांचों बाहर, तो मतलब नोबल गैस। नोबल गैस का मतलब बेटा कलरलेस। सिंपल, समझ में आ रहा है आपको आंसर? इसी तरीके से हम बात करने वाले हैं क्रोमियम को लेके, तो देखेंगे क्रोमियम के लिए आंसर क्या बनता है। तो क्रोमियम के अंदर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके बात करें तो आपको पता है क्रोमियम बच्चों प्लस तक याद है, K2Cr2O7, K2Cr2O7, वहाँ पे कलर के पीछे रीजन बच्चों आपका डिफरेंट है ना। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि वहाँ पे आपका जो कलर होता है वो ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कलर जनरेट होता है। मैंने बताया था उसके पीछे रीजन, ठीक है ना। बाकी यहाँ देखो कि यहाँ पे आपको जो ऑक्सीडेशन में मिलते हैं वो कौन कौन से? +1 मिलता है, +2 मिलता है, +3 मिलता है, एंड आपको +4 भी मिलता है, +5 भी मिलेगा, एंड +6 भी मिलेगा। +6 वाला है वो तो मिलता है K2Cr2O7। ध्यान दो, K2Cr2O7 में इसके पीछे कलर का रीजन आपका डिफरेंट होता है, वो डी ट्रांजिशन वगैरह नहीं होता है, इसमें आपका अलग कॉन्सेप्ट है। मैंने K2Cr2O7 प्रीवियस जो लेक्चर्स उसमें आप देखो, वहाँ पे आपको दिखाया गया है। यहाँ पे आपका जो +1, +2, +3, +4, +5 की बात करो, अगर आप +1 की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दो, तो भी 5 अनपेयर्ड। +2 की बात करो तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दो, मतलब कहीं ना कहीं आपको कलर देखने को मिल रहा है। तो इसमें कोई कलरलेस वाली कंडीशंस आती नहीं है, मतलब यहाँ पे सब जगह आपको क्या है? कलर देखने को प्रॉपर मिल रहा है। क्लियर हो गया? तो देखो मैंने यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक बताया कि किस तरीके से आप जो हमारे सेंट्रल एलिमेंट जो डी ब्लॉक आए हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर क्रिएट होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे आप कलर को कैसे पहचानना है। यहाँ तो समझ में आ गया? ओके। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों क्रोमियम का तो आपका आएगा मैग्नीज। ध्यान देते हैं, मैंगनीज का जो एटॉमिक नंबर था वो था बच्चों 25। जब मैं इसकी बात करता हूँ तो आपको मिलता है ये 3D5, और यहाँ से आपको मिलता है 4s2। हम मैंगनीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देता हूँ तो 3D5 का मतलब ये इस तरीके से 1 2 3 एंड आपका 5, तो यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5 एंड 4s2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिलेंगे। ये आपका 3D हो गया है बच्चों, और ये आपका हो गया 4s। जब हम यहाँ पे इसके आयंस की बात करता हूँ मैंगनीज की, तो मैंगनीज बच्चों आपको मैं बहुत अच्छे से बताया। देखो क्रोमियम मैंगनीज इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताए थे, आपको पता होना चाहिए। तो क्रोमियम के अंदर जैसे +6 इंपॉर्टेंट था ना, वहाँ पे कलर के पीछे रीजन आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको मिलता है ऑक्सीडेशन नंबर Mn+2 मिलता है, Mn+3 आता है, Mn+4 आता है, Mn+5 में भी आता है, Mn+6 में भी आता है, Mn+7 में आता है, लेकिन जो 7 वाला है वो आता है KMnO4 को लेके। तो जो KMnO4 का जो बेटा कलर है, ठीक है, वो कलर बेटा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैंने ट्रांजिशन वाला है, इसको लेके आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को लेके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। इसका रीज़न मैंने बताया था कि यहाँ पे जो मूवमेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑक्सीजन है और जो मैग्नीज है उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है उसकी वजह से यहाँ पे आपका क्या होता है? कलर जनरेट होता है, ठीक है। वो बताया था मैं लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर, है ना, मेटल टू लिगेंड ट्रांसफर डिस्कस मैंने किया था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ
मैग्नीज में जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट होने की वजह से यहाँ पे कलर आपका जनरेट होता है, ठीक है। वो रीजन आपको बताया था KMnO4 के साथ। लेकिन यहाँ जरा ध्यान से देखो कि अगर मैं +2 +3 +4 +5 +6 की बात करता हूँ तो क्या कलर मिलेगा? तो देखो जरा, अगर +2 की बात करूँ ये दोनों बाहर जाएंगे, तो आपका 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड। तो मतलब हर जगह आपको ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये कलर आपको बिल्कुल देने वाले हैं, ठीक है। यस, कॉन्सेप्ट को समझो। +7 वाला समझ लिया आपने, +6 वाला आपने समझ लिया, क्रोमियम्स क्लियर है, मैग्नीज क्लियर है, कोई इसमें डाउट नहीं। अब आते हैं आयरन की तरफ। तो आयरन को लेके बेटा आता है 26 एटॉमिक नंबर, और इसका कन्फ्यूजन आपका 3d6 हो जाएगा और 4s आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 3d6 4s 2। इसकी फिलिंग की बात कर लेते हैं। 3d6 का मतलब आपका इस तरीके से देखो, एक ऑर्बिटल में आपकी पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपको पेयरिंग मिल रही है। और 4s की बात करोगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं आयरन में, तो आयरन के अंदर बच्चों बेटा आपको पता ही है, एक तो फेरस है, एक आपका फेरिक है। तो +2 और +3 ही आपको देखने को मिलता है। अभी बताओ दोनों में से कलर के बारे में। जब मैं +2 के बारे में बात करूंगा तो इसको बेटा मैं निकाल दूंगा यहाँ से। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड आपको दिख रहे हैं। +3 की बात करो, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपको कलर डेफिनेटली देखने को मिलता है, कोई इसमें चांस नहीं कलरलेस को लेके। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। आयरन के बाद बच्चों आएगा आपका कोबाल्ट, 27 एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं तो 3d7 मिलेगा और 4s2 मिलेगा। 3d7 की जरा बात कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स आपके कैसे हो जाएंगे बच्चों, पेयर्ड हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ये पेयर्ड हो चुके हैं, ये अनपेयर्ड हैं। और 4s के पास भी पेयरिंग मिलेगी। और कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ चलोगे तो CO आपको +2 की स्टेट में भी मिलता है, CO आपको +3 के अंदर भी मिलेगा, +4 के अंदर भी मिलता है और +5 के अंदर भी मिलेगा। जरा हम बात करेंगे +5 से, +2 से स्टार्ट करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, अनपेयर्ड मिलेगा, कलर मिलने वाला है। +3 की बात करो, 2 यहाँ से बाहर जाएंगे और एक यहाँ से, तो भी कलर 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, कलर मिलने वाला है। +4 की बात कर लो, 1 2 2 यहाँ से, तो भी एक अनपेयर्ड है, कलर मिलने वाला है। +5 की बात करो, 2 यहाँ से 3 यहाँ से, सबके सब बाहर चले गए, तो फिर क्या पेयरिंग मिली है। तो +5 जो होगा इंपॉर्टेंट, ये बच्चों रहेगा आपका कलरलेस, ठीक है, कलरलेस के अंदर। समझ में आ रहा है कोबाल्ट। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग निकल को लेके। तो निकल का आपका रहता है 28 एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं जरा। 3d कितना हो जाएगा इसका 8 और 4s2। 3d8 4s2 की बात कर लेते हैं, जरा ध्यान दो। यहाँ बच्चों आपको मिलने वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब के सब पेयर्ड हैं, ये अनपेयर्ड हैं। और यहाँ से आपको मिलेगा 4s2, ठीक है। जब इसके आयंस की बात करते हैं तो निकल बच्चों आपको +2 और +3 के अंदर ही मिलता है, +2 एंड +3 के अंदर ही देखने को मिलेगा। ध्यान दो बच्चों, +2 एंड +3 के अंदर ही देखने को मिलेगा। जहाँ पे आयंस हम चाहे उसके बारे में बात करते हैं, कलर के बारे में बात कर लेते हैं। निकल +2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे, 2 अनपेयर्ड, कलर मिलने वाला है। निकल 3+ की बात करते हैं, 2 यहाँ से निकाल दोगे, 1 यहाँ से निकाल दोगे, तो भी एक अनपेयर्ड कलर मिलने वाला है। अगर आप लिख लो कि सर मैं निकल +4 निकलना चाहता हूँ तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 यहाँ से 2 यहाँ से बाहर, ये कलरलेस हो गया। क्या आपको बात समझ में आई? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपके लिए कोई इसमें डाउट बनने वाला है ही नहीं। बेसिकली मिलते हैं निकल +2 और +3 के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ सकता है, +4 पे नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपर को लेके। तो कॉपर का आपका रहता है 29 एटॉमिक नंबर। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो ये आपको 3d9 ना होकर 3d10 हो जाता है और 4s आपका 1 हो जाता है। और फटाफट से लेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो बेटा डी के पास सबके सब पेयर्ड हो रहे हैं क्योंकि 10 है, 10 के अंदर 2 2 करके आपके 10 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4s के पास 1। तो यहाँ पे कॉपर तो आपको पता है +1 और +2 में ही मिलता है, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक, ठीक है ना। और Cu+1 की बात करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो आप, एक जैसे बाहर निकालोगे सबके सब पेयर्ड। पेयर्ड का मतलब बेटा ये क्या हो गया, कलरलेस, ठीक है। नेक्स्ट Cu+2 की बात करो। Cu+2 की बात करोगे ना तो एक यहाँ से बाहर गया, एक यहाँ से बाहर निकाल दो, एक अनपेयर्ड आपको मिल जाएगा। समझ में आया? तो फिर ये Cu+2 कैसा, कलर्ड। तो कलर्ड के पीछे क्या रीज़न आपको समझ में आ रहा है तो बताओ। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मॉडिफाइड होकर क्या हो जाएगा 3D में, ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ही बचेगा। तो अनपेयर्ड, दैट्स वाई ये देगा कलर। लेकिन Cu+1 आपका कलर नहीं देगा, उसका रीज़न आपको समझना, क्योंकि सबके सब पेयर्ड मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हम एलिमेंट की बात करते हैं जिंक। तो जिंक का बेटा आपका 30 एटॉमिक नंबर। लेते जरा कॉन्फ़िगरेशन, तो 3d10 4s2। जहाँ पे यहाँ पे हम 3d10 की बात करेंगे, सब के सब आपको मिल रहे हैं पेयर। चेक करो, 1 2 3 4,
1 2 3 4 5 ज़्यादा हो गया ना, एक कम कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, बन सके। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 4s बच्चों ये दो इलेक्ट्रॉन्स की पेयर। कलर के बारे में बात करूँ तो भाई Zn+2 दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दो आप, जिंक +2 में मिलता है, दो बाहर निकाल दो, ये दो बाहर निकाल दिए मैंने 4s से, सब के सब पेयर्ड, तो ये कैसा कलरलेस। ठीक है, जनरली ये आपकी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, इसके बेस पे आप आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, दिक्कत नहीं होगी, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, चाहे आपका बच्चों जेई का एग्जाम हो, ठीक है, मेंस का एग्जाम हो, एडवांस का भी हो, वहाँ पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। बट कीप इन माइंड K2Cr7 K-mono4 उनके कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। क्लियर यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल कंपाउंड्स को लेके, देखते हैं उन कंपाउंड्स को। कुछ कंपाउंड लेने वाले हैं, ध्यान दो, K4FeCN6। हम लोगों ने पहली तो बेटा थ्योरीज पढ़ रखी हैं, आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे सैंड 6 क्यों आने चाहिए, है ना। ये सब मॉलिक्यूल्स को लेकर हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है। जब ये मॉलिक्यूल्स आपका आयोनाइज होगा एक्वस मीडियम में, तो यहाँ से बच्चों काउंटर आयन क्या है, पोटेशियम, तो यहाँ से 4K+ बाहर चला जाएगा और कॉम्प्लेक्स एनाइन मिलेगा बच्चों Fe के साथ, आपको मिलेगा साइनाइड 6 एंड हैविंग दी -4 चार्ज। ये सिंपल कैटायन है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनायन है। ठीक है, यहाँ पे साइनाइड आपका फर्दर एनालाइज नहीं होगा, दैट्स वाई ये अपने साइनाइड या फिर जो आयरन आपका यहाँ पे जो स्टेट के अंदर है, वो बेटा फर्दर आपका यहाँ पे मतलब अपने जिसको बोलते हैं ना कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, उसमें डिफाइन नहीं होगा, अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं करेगा, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स एनायन एंड सिंपल कैटायन। अभी इसको ये समझो कि मैंने और भी कंपाउंड लूंगा, पहले ये समझते हैं कि यहाँ पे जो साइनाइड है बच्चों वो लिगेंड है, तो लिगेंड के ऊपर थोड़ी सी कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं कि बच्चों लिगेंड हमारे दो कैटेगरी होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, ध्यान दो, और सेकेंड होते हैं बेटा हमारी कैटेगरी में वीक लिगेंड। इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड के नाम से भी कॉल करते हैं। तो पहले तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड में कौन कौन से लिगेंड आपको देखने को मिलते हैं। देखो, पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को पहचानने का सिंपल सा लॉजिक पहचानते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को अगर आपको पहचानना है तो आप ऐसे समझो, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखूंगा, द लिगेंड्स इन विच डोनर एटम्स आर कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका डोनर एटम कार्बन हो या नाइट्रोजन हो या फॉस्फोरस हो, तो बच्चों उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैटेगरी में डालते हैं। अच्छा, मैं वीक फील्ड, जैसे मैं ऐसे एग्जांपल्स भी लूँगा अभी, जैसे आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करता हूँ तो आपके साइनाइड हो गए हैं, है ना। एग्जांपल की बात कर लेते हैं, सपोज यहाँ पे कुछ एग्जांपल CN- हो गया, ठीक है, NC- हो गया, CO हो गया, ऐसे सपोज अमोनिया हो गया, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, जैसे आपका इथाइल डायमाइन हो गया, है ना, कुछ इस तरीके से। तो मतलब मैं कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे आपका कार्बन हो, नाइट्रोजन हो या फिर फॉस्फोरस, अगर आपके आपके डोनर साइट्स प्रेजेंट हैं गिवन स्पीसीज के साथ, सेंट्रल मेटल एलिमेंट्स अटैच हैं वो, तो बेटा उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब बात करेंगे हम लोग वीक लिगेंड की, तो वीक लिगेंड हम लोग किनको बोलेंगे, तो देखो ऐसे लिगेंड्स जिनके डोनर साइट्स या जो डोनर एटम्स हैं, ठीक है, वो या तो आपके बच्चों यहाँ पे हेलोजन हो, ठीक है, हेलोजन हो, या फिर ऑक्सीजन हो, या फिर आपका सल्फर हो, ध्यान दो, या फिर आपका यहाँ पे सल्फर हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हेलोजन हो, ऑक्सीजन हो या सल्फर। अगर ये डोनर साइड्स या ये डोनर एटम्स हैं तो फिर उनको हम बोलते हैं वीक लिगेंड। क्या आपको मेरी बात समझ में, फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपकी पहचानने का तरीका है, अगर कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस डोनर साइड्स हैं तो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर हेलोजन ऑक्सीजन सल्फर है तो उसको बोलते हैं हम लोग वीक फील्ड लिगेंड। तो इनका हम लोग एक जो पैटर्न है, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर है, उस पर हम लोग अब चलते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले तो पहचानने का तरीका आपको आ गया सिंपल सा, अब चलते हैं इनके ऊपर कि भाई यहाँ पे आपके किस तरीके से इसको मेमोराइज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। एक सीक्वेंस की इलेक्ट्रोकेमिकल यहाँ पे आपकी एक सीरीज़ है ना, तो उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को लेके हम बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे एक सीक्वेंस है स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड का, मैंने एक साथ कंबाइन करके लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ से आपको दिख रहा है पहले आयोडाइड I-, नेक्स्ट इज Br-, S-2, HCN-1, क्लोराइड -1, नेक्स्ट आपका NO2-1,
N-3, F-OH-5, C2O4-2, NO-2, N आपका वाटर। ठीक है, तो क्या करना है आपको, I- से लेके वाटर तक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको देखो Nc-1, CH3CN, EDTA4-1, पायरिडीन, एन आपका यहाँ से नेक्स्ट अमोनिया, एन आपका इथाइलिन डायमाइन, नेक्स्ट आपका है बाईपायरिडाइन। ठीक है, इसके बाद आपका NO2-1, और नेक्स्ट हम बात करेंगे PPH3, CN-1, एन आपका यहाँ पे दे रखा है ये CO। अभी ध्यान आप यहाँ पे इस तरीके से दो कि जो गिवन स्पीसीज हैं उसमें से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है ना। यस, तो इसके लिए देखो मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो समझो आप। मैंने लिखा है CPN एक तरफ लिखा है, एक तरफ लिखा है मैंने OSX, मतलब पढ़ो CPNO। CPNO का मतलब क्या है, सपनों, लिखा है ना, सपनों। सपनों का मतलब क्या है, सपनों का मतलब समझो, सपनों। CPNO का मतलब क्या हो गया, सपनों। एस का मतलब सी हो गया है, और हेलो का मतलब हेलोजन से हो गया। तो सपनों से हेलो, आप ऐसे याद रखो। जहाँ पे आपके जो CPN है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करते हैं रिप्रेजेंट, और OX है ये आपके वीक फील्ड लिगेंड करते हैं रिप्रेजेंट। तो पहले स्ट्रॉन्ग वाले हैं फिर वीक वाले हैं। तो देखो मैं बोलूँगा कि जो एलिमेंट का अगर आपका डोनर साइड्स कार्बन हो, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, तो जनरली उसको हम डालते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर। ऑक्सीजन है, सल्फर है, हेलोजन्स हैं, तो उनको हम डालते हैं वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में। तो आपको याद हुआ यहाँ पे कि सपनों से हेलो, सपनों से हेलो समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, हम बात करते हैं आयोडीन माइनस से लेके और वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ठीक है। अगर आप देखो तो हमारी एनसीईआरटी के अंदर बेटा अप टू हम लोग बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स तक। ठीक है, तो इनको हम डालते हैं वीक फील्ड लिगेंड में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो I- Br- यहाँ से लेके और आपके वाटर तक, इन सबको बच्चों हम डालते हैं किसमें, वीक फील्ड लिगेंड में। ठीक है, और फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं पायरिडीन से स्टार्ट करते हैं और CO तक, ये हम NCERT की बात कर रहे हैं। तो ये बच्चों आपके आते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। लेकिन जब आप एक अच्छी रेफरेंस बुक फॉलो करोगे तो वहाँ पे Nc-1 भी मिलेगा, CH3CN भी है, EDTA4-1 है। तो ये भी जो तीनों जनरली हम कहाँ डालते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैटेगरी में ही हम इसको ऐड करते हैं। तो एक सीक्वेंस को समझो आप। यहाँ पे अगर आपको जो भी गिवन कंपाउंड है, मैंने पूरे लिगेंड्स को एक पैटर्न में लिख दिया है, एक सीक्वेंस में लिखा है। वीक फील्ड लिगेंड से स्टार्ट किया आयोडीन से, और हम लोग बच्चों मूव किए हैं टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जहाँ पे सीक्वेंस है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले जनरली कार्बन से स्टार्ट होते हैं, जिनके डोनर साइड्स कैसे कार्बन होते हैं। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के वो एक्सेप्टर्स होते हैं। ठीक है, और जो वीक फील्ड वाले होते हैं वो होते हैं डोनर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जो वीक फील्ड आपके लिगेंड होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं, डोनर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेप्टर्स होते हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर भी। तो पहले इसको लॉजिक को समझते हैं, इसको याद करने का तरीका। तो यहाँ से आपका हो गया है सपनों से लो, मतलब कार्बन वाले देखो बेटा, ये यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन यहाँ पे फॉस्फोरस आ रहा है। ठीक है, फॉस्फोरस भी स्ट्रॉन्ग फील्ड में आता है, आपको पता है। कार्बन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन आएगा वो भी स्ट्रॉन्ग में आएगा। बाईपायरिडीन है, इथाइलिन डायमाइन है, देन नाइट्रोजन पायरिडीन। तो ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड में है। तो ऊपर वाले आप देखो बेटा, ऑक्सीजन वाले, सल्फर वाले, हेलोजेंस वाले, वो सब वीक फील्ड में आते हैं। तो आप सिंपल कैसे याद रखोगे स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड को? कीप इन माइंड, एक ही लाइन से, सपनों से हेलो। जो भी लिगेंड गिवन है आप पहचान लो। अगर कार्बन से स्टार्ट है से आपका डोनर साइड्स, या फॉस्फोरस से नाइट्रोजन से स्ट्रॉन्ग हो गया, बाकी आपका वीक हो गया। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे हमारे पास जो d ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे सेंट्रल एलिमेंट के पास, तो उनके साथ जो डी जनरेशन कॉन्सेप्ट है वो कैसे आने वाला है ना। तो उस पर हम लोग चलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल्स की हम बात करें, सब सेल्स को लेके बात करें, तो 1 2 3 4 एंड 5, इसमें से ये आपका हो गया है DX/। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ये आपका हो गया है D/Z। नेक्स्ट इज DXZ। नेक्स्ट इज DX² और ये हो गया आपका DZ²। अब इसको समझेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे आपके एक्शियल एंड नॉन एक्शियल की बात करते हैं। ठीक है, तो DX/, D/Z, DXZ।
ठीक है। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है इनको हम बोलते हैं नॉन एक्सियल। क्या बोलते हैं? नॉन एक्सियल T2G ऑर्बिटल, नॉन एक्सियल 2TG ऑर्बिटल। और यहाँ पे हम लोग dx² एंड dz², इन दोनों को हम बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। एक्सियल ऑर्बिटल्स इसको हम बोलते हैं। और ये बच्चों हम करते हैं रिप्रेजेंट ईजी से, ठीक है, ईजी ऑर्बिटल्स। तो एक्सियल एंड नॉन एक्सियल के बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉन एक्सियल हम किसको बोलते हैं? T2G ऑर्बिटल, dx/d/z dxz। एक्सियल बोलते हैं dx² एंड आप dz²। बिकॉज जब मैं इस टाइम के स्ट्रक्चर्स की बात कर लेता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। ध्यान दो जरा, dxy की जरा बात करते हैं कैसे नॉन एक्सियल है। तो dxy की जब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस, तो यहाँ पे इसके लोब्स कुछ इस तरीके से आते हैं, एक्सिस पे नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉन एक्सियल। नेक्स्ट बात करते हैं d/z को लेके, तो इसको जरा देखते हैं कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपका हो जाएगा बाई, ये हो जाएगा आपका z, और यहाँ भी इसके लोब्स बेटा एक्सिस पे ना होके आपके एक्सिस के बीच में होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका कैसा है? नॉन एक्सियल हो गया। इसी तरीके से आपका हो गया dxz। जरा इसको हम एक बार ड्रॉ करते हैं, तो देखो ये x हो गया, ये आपका z हो गया, और यहाँ भी लोब्स आपके एक्सिस के बीच में जाएंगे। तो ये तीनों तीनों कैसे हैं आपके हैं? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, ठीक है। और रिप्रेजेंटेड बाई T2G ऑर्बिटल। एक्सियल की बात कर लेते हैं, तो देखो dx² को जरा देखते हैं कैसे आपका ड्रॉ होगा। इस तरीके से ये x हो गया, ये y हो गया, ये एक्सिस पे रहते हैं इस तरीके से, तो ये बेटा आपका एक्सियल हो गया। इसके मीजी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से आपका dz² की जरा बात करते हैं, तो देखो ये कैसे बनेगा। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आएगा, जेड एक्सिस ले लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और बीच में यहाँ पे ये आपका क्लाउड क्रिएट होता है। तो ये आपका देखो एक्सियल है, तो देखो dx² dz², ये दोनों के दोनों ईजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और आपका स्क्वायर प्लेनर को लेके। तो देखते हैं हमारे पास इस तरीके से 1 2 3 एंड 4 एंड 5, इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके जहाँ पे हम बात कर रहे हैं dx/d/z dxz, ये बेटा आपके हैं T2G, और ये दोनों आपके हैं ईजी ऑर्बिटल, ठीक है। तो जब सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लेके, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लेके, तो जो यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है वो कुछ इस तरीके से, ध्यान दो, ये आपका ईजी ऊपर जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे T2G कुछ इस तरीके से स्प्लिट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल को लेके, टेट्राहेड्रल को लेके, तो फिर ऊपर आपका जो शिफ्ट होगा, हम एनर्जी के बेस पे बात कर रहे हैं, ऊपर आपका हाई एनर्जी है, नीचे आपका लोअर एनर्जी है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये ईजी। और इसी अगर तरीके से मैं बात करूँ स्क्वायर प्लेनर को लेके, तो स्क्वायर प्लेनर को लेके बात करेंगे, तो फिर यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होती है बच्चों कुछ इस तरीके से, ध्यान दो, ये हो गया आपका dx/, इसके ऊपर आपका जाएगा dx²y², इसके नीचे आपका मूव करेगा यहाँ पे dz², और यहाँ पे आपका आ जाएगा dxz एंड d/z, ठीक है ना। तो ये कुछ इस पैटर्न में आपके क्या होते हैं? शिफ्ट किए जाते हैं, ध्यान दो। तो स्क्वायर प्लेनर के अंदर स्प्लिटिंग आपकी इस तरीके से होगी, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग आपकी इस तरीके से होगी, और टेट्राहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग आपकी इस तरीके से होगी। ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया स्क्वायर प्लेनर को लेके, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पे हम लोग कंपाउंड लेते हैं और उसके बेस पे हम लोग लेते हैं इनके एग्जांपल्स, ठीक है ना, समझेंगे। तो जैसे बच्चों मेरे पास था K4Fe मैंने इसे आयोनाइज कराया, तो क्या मिलेगा? FeCN6, इस पे होल चार्ज कितना हो जाएगा? -4, बिकॉज यहाँ से आपके 4 पोटेशियम बेटा आयोनाइज हो चुके हैं, ठीक है, एक्वस। अभी समझो यहाँ पे कि आपका जो Cn है ये तो आपको पता है लीगेंड है, बट कैसा लीगेंड है बेटा? यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि जो डोनर साइड्स है वो कौन सी आपकी है? कार्बन है। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा? बताओ बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया तो निकालते हैं जरा यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये तो आपका +2 आ जाएगा, और यहाँ पे आयरन का 26 एटॉमिक नंबर होता है। कन्फ्यूजन की बात करूँ तो 1s2 2s2 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया,
4s2 हो गया एंड 3d6 हो गया। और जब मैं यहाँ पे इसे एक बार इसका नोबल गैस कन्फिग्रेशन देखूँ तो आपका 3d आ जाएगा 6 में और आपका 4s। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए हैं तो मतलब ये Fe+2 में आ गया है। अब 2 बाहर निकालोगे तो 4s से बाहर चले जाएंगे, आपको मिलेंगे 3d के पास कितने 6, तो ये तो आपका यहाँ से 4s हो जाएगा बच्चों 0, 3d6 मतलब 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 2 3 4 5 एंड आपका ये 6 है ना। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगी वो किस तरीके से होगी। सामने क्या है, ये Cn कैसा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगी बच्चों वो इस तरीके से देखो, यहाँ पे ऊपर तो आपका इजी और नीचे आपका जो होगा वो T2G 1 2 3। अभी इसके पहले अब जरा ध्यान दो, मैंने जो डिस्कस किया था वहाँ पे कि इजी आपका ऊपर मूव कर रहा है, T2G आपका नीचे मूव कर रहा है, N=6 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये ऑक्टाहेड्रल की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है 6 की वजह से, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो स्प्लिटिंग होती है जनरली वो इजी ऊपर T2G नीचे, तो मैंने इसी तरीके से यहाँ पे कर दिया इसको स्प्लिटिंग। पहले ये समझ में आया। तो ये बेटा आपका हो गया डी ट्रांजिशन। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डी ट्रांजिशन को लेके, ठीक। अब जब यहाँ से हम फिलिंग करेंगे तो फिलिंग करने पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 का मतलब क्या है 1 2 3 4 5 6 लो एनर्जी पहले फिल हो जाएंगे, ऊपर वाला आपका वेकेंट होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स नीचे फिल हो चुके लोअर एनर्जी के अंदर। अब यहाँ से आप समझेंगे इसके कलर को लेके, तो आपको कलर के लिए बेटा पता है विबग्योर, ठीक है, विबग्योर आपको यहाँ पे पता है। तो विबग्योर को लेके देखो मैं रिलेट करता हूँ इस तरीके से, अगर आपका ब्लू होगा तो यहाँ पे ऑरेंज, इसके यहाँ पे अगर आपका वॉलेट होगा तो आपका येलो ना, ग्रीन होगा तो आपका इधर हो जाएगा रेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है उसको समझो ध्यान से। अब एक यहाँ पे पैटर्न आएगा कि भाई E होता है SC/λ, और हम लोग जो पैटर्न की बात करते हैं विबग्योर में बेटा वो क्या है, अगर आप वॉलेट से रेड की तरफ मूव कर रहे हो तो जो वेवलेंथ की वैल्यू है बच्चों वो बढ़ती है। ध्यान दो, मतलब रेड की वेवलेंथ आपकी सबसे अधिक हो गई, ठीक है। आप अगर आप वॉलेट से रेड की तरफ मूव कर रहे हो तो वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ती है। तो अब यही पॉइंट समझो कि अगर वेवलेंथ की वैल्यू बच्चों यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो मतलब एनर्जी आपकी यहाँ पे रिलीज आपकी कम हो रही है, एनर्जी ऑफ फोटोन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जब ये एक्साइटेशन होगा, जब डी ट्रांजिशन होगा, लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कहाँ मूव करेगा, हायर एनर्जी के अंदर। तो इसका मतलब ये कुछ न कुछ पर्टिकुलर मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जब ये अगर लोअर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, लोअर एनर्जी को अगर एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी कम तो वेवलेंथ अधिक। तो फिर यहाँ पे जो कलर के बारे में बात करी जाएगी वो आपको मैक्सिमम वेवलेंथ कलर आपको रिप्रेजेंट किए जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी कम एब्जॉर्ब कर रहा है लोअर एनर्जी में एक्साइट आपको यहाँ पे डी ट्रांजिशन हो जाएगा, तो फिर वेवलेंथ आपकी कैसी हो जाएगी बच्चों, अधिक हो जाएगी। अगर ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो वेवलेंथ आपकी कम, तो कम वेवलेंथ मतलब आपको लोअर कलर आपके रिप्रेजेंट किए जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो वेवलेंथ के साथ मैंने रिलेट कर दिया है यहाँ पे एनर्जी को। तो ये आपका फॉर्मूला है मॉडर्न फिजिक्स का, हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से समझ में आ गया। तो जरा हम देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके से आपका डिफाइन किया जाएगा। तो Fe+2 में आपको जो मिल रहा था 3d6 मिल रहा था, तो 1 2 3 एंड 4 5, तो 1 2 3 4 5 एंड आपका ये 6, जहाँ पे आपका 4s एंड 4p ये आपके वेकेंट होंगे 1 2 3। तो फिर जब यहाँ पे आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे आएगा तो यहाँ पे डीजनरेसी क्रिएट होगी। डीजनरेसी के अंदर आपको पता है जो स्प्लिटिंग हुई उसमें आपका इजी ऊपर जाएगा, T2G नीचे आएगा, ठीक है ना। तो T2G में इलेक्ट्रॉन्स पहले फिर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो T2G को मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से 1 2 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी ये तो आपका हो गया यहाँ पे ध्यान दो T2G लोअर एनर्जी वाले, और ये बेटा हुए आपके हायर एनर्जी वाले, तो ये आपके वेकेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ईजी, ये क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ से 4s भी वेकेंट है और 4p भी आपका वेकेंट है। अभी इसके सामने कितने बड़ा, अब देखो ये मैंने बताया था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बेस पे भी, ठीक है ना। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा आपके नोबल गैस की तरह बनने के लिए, तो इसको बेटा चाहिए आपको 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 के लिए बेटा कितने Cn आपको 6 Cn, तो Cn तो पहले आपको दे रखे हैं, तो देखो एक Cn यहाँ जाएगा, फिर यही Cn यहाँ जाएगा, इस तरीके से आपके 6 Cn यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। 12 इलेक्ट्रॉन्स आपके जैसे हटोंगे तो बेटा ये जो आपका सेंट्रल एलिमेंट है वो नोबल गैस को रिप्रेजेंट करेगा, और करते ही बेटा यहाँ पे आपका ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल होने के बाद बच्चों ये मॉलिक्यूल्स बनेगा इस तरीके से, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और आयरन जो आपका सेंट्रल एलिमेंट है उसकी तरफ लिगेंड क्या होंगे बच्चों आपके अटैच हो जाएंगे इस तरीके Cn माइनस Cn माइनस Cn माइनस एंड Cn माइनस, ठीक है ना।
तो यहाँ पे इस तरीके से आपका ये बन जाएगा स्ट्रक्चर। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से हम बाकी मॉलिक्यूल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे कलर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसको मैं यहीं फिनिश करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।